कंक्लूजन आ गया। अब इसके बाद समझना है ना, समझ कर ये सारा, बस ये समझ जाओगे तो उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना वो हम कर सकते हैं। ऑफ तो नहीं हुआ। तो अभी तक क्या समझे? अभी तक ये समझिए कि अगर दो डिस्टर्बेंस एक ही साथ, है ना, एक ही साथ किसी एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, तो वो जो पॉइंट है वो किसकी तरह ऑसिलेट करे, तो वो ऐसे ऐड कर लेता है। जैसे एक डिस्टर्बेंस आया y1 किसी पॉइंट को और एक आया y2, तो जो वो पार्टिकल है ना वो ना तो y1 की तरह एक्सक्लूसिव है ना तो y2 की तरह एक्सक्लूसिव बिहेव करेगा, इनका रिजल्टेंट इफेक्ट से ऑसिलेट करेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वो हम लोगों ने सर्च कर लिया है कि अगर हमारे पास एक वेव है, पहली जो वेव है ना ये वाली वेव, इसका एम्पलीट्यूड कितना था A1 और इसका एम्पलीट्यूड कितना था A2 था, और इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना था डेल्टा फाई। तो जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो कितना आया अंडर रूट, बोलो A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। मतलब अगर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड कितना है A1 दूसरे का A2, दोनों एक साथ किसी जगह पर पहुंचे तो वहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दिस फॉर्मूला रिजेंबल्स लाइक एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो याद रखना आसान है कि दो वेव्स का इंटरफेरेंस का रिजल्ट वही होगा जैसे लग रहा है कि दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं। याद करो एक वेक्टर A1 एम्पलीट्यूड का होता था, याद करो, दूसरा A2 का होता था, और उनके बीच का एंगल डेल्टा फाई मान लो है, तो रिजल्टेंट यही तो आता था। तो ये हमें याद रखना आसान, बहुत आसान हो गया ना। सो दो वेव्स का एडिशन, दो वेव्स को ऐड करके जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो वही है कि जैसे दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो आसान है ऐड करना। अब सारी कहानी ये है, उसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन ये है कि लाइट की जब बात करते हैं ना तो हम लोग इंटेंसिटी की बात करते हैं, एम्पलीट्यूड की बात नहीं करते। और जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या लिखा हुआ है A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई लिखा है कि नहीं, डेल्टा फाई फाई एक ही चीज। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई, देखो I, ये क्या हो गया I1, ये क्या हो गया I2, ये क्या हो गया रूट I1 I2 होगा ना, ये A1 है तो A होता है रूट I cos डेल्टा फाई। तो अगर इस इंटेंसिटी की लाइट कहीं आए किसी जगह और उसी जगह इस इंटेंसिटी की लाइट आ जाए और दोनों लाइट के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, तो जहां ये दोनों लाइट पहुंचेगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी उसको निकालने का फॉर्मूला है। तो I क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये लिखा I1 प्लस I2 प्लस। लेकिन ये जो इंटेंसिटी है ना ये एक्चुअली एवरेज इंटेंसिटी होती है क्या, क्योंकि भाई किसी स्टैंड पर ये साइनसॉइडल फंक्शन फ्रीक्वेंसी जो होगी बहुत ज़्यादा होगी 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो अगर एक सेकंड में 10 की पावर 14 टाइम्स कोई इवेंट हो रहा है तो तुम एवरेज ही देख पा रहे हो, ये समझे। जैसे तुम इतना कोई तेज अगर इवेंट हो रहा है तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस थोड़ी पता चलेगा, तुम्हें एवरेज ही ऑब्जर्वेशन जो एवरेज सेंस होगा, यही तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज rather than instantaneous values of intensity. So एवरेज इंटेंसिटी का निकालें तो I का एवरेज बराबर I1 का एवरेज प्लस I2 का एवरेज प्लस 2 इस पूरे टर्म का एवरेज I1 I2 cos फाई का एवरेज। तो इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं हो रही। जैसे जो लाइट सोर्स आ रही है इसके बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है,
उसकी इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, तो I1 I2 कांस्टेंट है। ये जो फाई है ना, तो इसमें एवरेज इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो I1 एवरेज लिखने की जरूरत नहीं है, I2 जब कांस्टेंट है तो क्या एवरेज प्लस 2 रूट I1 I2 क्या आ गया कॉस ऑफ बोलो डेल्टा फाई आ गया। तो अगर ये आ गया डेल्टा फाई, तो अब सारा हमारा फोकस कहाँ पर आ गया, देखो इन सारे एवरेज से तो कुछ मिला ही नहीं, सारे टर्म यही तो है ना, इसी को हमें एंश्योर करना है कि इस एवरेज वैल्यू क्या हो। अब हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये डेल्टा फाई ना टाइम का फंक्शन हुआ, क्या हुआ चेंज होता रहा, तो कॉस का एंगल अगर चेंज होगा तो कभी कॉस क्या होगा ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी कम होगा, ऐसा बनेगा। तो अगर ये एंगल चेंज होता रहा तो कॉस की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, तो इसका एवरेज क्या होगा एक साइकिल में देखें, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये उतने के बराबर ये नेगेटिव है जितना ये पॉजिटिव है। तो अगर टाइम का फंक्शन रहा क्या जो फेज डिफरेंस है, तो एवरेज वैल्यू में ये टर्म cos फाई का एवरेज कितना हो जाएगा, cos फाई जो लिखा ना टर्म, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 0। तो नेट इंटेंसिटी क्या मिलेगी I1 प्लस I2। ये तो कोई बहुत, ये तो यूजुअल रिजल्ट रहा ना, ये तो कोई बता देगा, कोई बच्चा बता देगा कि एक लाइट की इंटेंसिटी I1 है, एक बल्ब की, दूसरे बल्ब की इंटेंसिटी I2 है, दोनों बल्ब एक साथ जला दिया जाए तो कहेगा भाई दोनों इंटेंसिटी जोड़ दे। तो ये कोई यूजुअल, ये क्या हुआ यूजुअल रिजल्ट है, इससे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का तब होगा जब ये टर्म खत्म ना हो, हम इस टर्म को रखना चाहते हैं, ये टर्म ही नहीं रहेगा तब तो हमेशा यही आएगा I1 प्लस I2। तो ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये अगर जैसे मान लो टाइम का फंक्शन ना होगा, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अगर फेज डिफरेंस क्या रहा चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, तब तो ये नंबर है। अब तो ग्राफ में बनेगा नहीं, जैसे मान लो यहाँ π/3 लिखा हो तो ये cos 60 1/2 लिखा है, तब तो ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा ना। जैसे कांस्टेंट अगर हो गया तब तो उसकी एवरेज वैल्यू भी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर फाई कांस्टेंट रहा तो जो हमें एवरेज इंटेंसिटी मिल रही है वो क्या मिलेगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। अब एवरेज इंटेंसिटी कितनी होगी डिपेंड करेगा कि जो कांस्टेंट है डेल्टा फाई वो कितना है ना। जैसे मान लो, मैंने अभी फिर से पढ़ेंगे, डेल्टा फाई मान लो 0 है, तो अब एवरेज इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या मिलेगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, शायद ये लिखा है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मिली कि नहीं फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब मान लो इसमें एक और केस लगा दें कि I1 भी I0 था और I2 भी I0 था, तो अब एवरेज इंटेंसिटी कितनी मिली, यहां क्या हो जाएगा 4I0। अभी इंटरेस्टिंग बात आ गई, ये क्या है इंटरेस्टिंग बात है। क्यों इंटरेस्टिंग हमारे पास जो सोर्स है उसकी इंटेंसिटी क्या है, एक की I0 दूसरे की I0, तो किसी कॉमन सेंस वाले आदमी से पूछोगे तो क्या बताएगा 2I0, और हमें कितना मिला 4I0। अगर ये टर्म नहीं होता, अगर ये टर्म ना होता और टाइम का फंक्शन होता तो तब तो वही जो अनपढ़ा आदमी है जिसको नहीं पता है, जैसे कोई कहेगा भाई एक ब्राइटनेस, एक बल्ब का ब्राइटनेस I0 है, दूसरा बल्ब का ब्राइटनेस I0 है, तो कुल कितना होगा, तो 2I0 होना चाहिए। तो अगर ये टर्म खत्म हो जाता है तो यूजुअल फिनोमेना हो गया।
क्या हो गया यूजुअल। अगर ये टर्म है तो देखो एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ गई 4I0 और हमारा कितना कितना है I0 मिलकर के क्या बन गया 4I0। बड़ा इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग फैक्ट है। लगा एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड नहीं भाई। एक लाइट की इंटेंसिटी क्या है I0, दूसरी की कितनी थी I0 मिली कितनी थी कितनी 2I0 मिली क्या 4I0। So this interesting effect is called as interference. So this interference is possible only due to the presence of this term. Otherwise, we would have average intensity as I1 plus I2 simply. भाई इसी कारण से तो ये डिसाइड करना है कितना होगा। So this term is called as interference term. This term is called as interference क्या interference term। इसको जिंदा रखना जरूरी है। इंटरफेरेंस टर्म ही खत्म हो गया तो टॉपिक ही पढ़ने की जरूरत। तो अगर हम चाहते हैं कि इंटरफेरेंस हो तो दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कांस्टेंट। और ऐसे दो सोर्सेस जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो उनको कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्या कोहेरेंट सोर्सेस क्या कहते हैं। तो इंटरफेरेंस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई सोर्सेस क्या होने चाहिए कोहेरेंट होने चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा यूजुअल रिजल्ट आ जाएगा 4I0। अभी क्या आ रहा है 4I0 लाइट गई कितनी। और इंटरेस्टिंग बात अभी पता चलेगी अगर यहाँ पर ये जीरो कर दिया जाए। देखो जरा अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह -1 कर दूं, अगर इसकी जगह -1 हो जाए दिख रहा है यहाँ कि नहीं वहाँ दिख रहा है या तुम्हें तो नहीं यहाँ ये दिख रहा है। तो अगर और इंटरेस्टिंग बात अगर देखना हो तो जैसे हमने फाई को 0 लिया था तो हमें कितना मिला 4I0। अच्छा अगर मान लो डेल्टा फाई को मैं पाई ले लूं, पाई मतलब 180 डिग्री, तब कितना हो जाएगा देखो आई एवरेज I1 प्लस I2 cos 180 -1 होता है तो -2√I1 हो जाएगा कि नहीं। और इसमें फिर जोड़ ले अगर I1 भी I0 है और I2 भी I0 है तब बताओ एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी। रखो जरा I0 भी I0 -2I0 तो 0 होगा कि नहीं। तो हमने लाइट कितना सप्लाई किया I0 दो सोर्सेज हैं, एक इंटेंसिटी क्या है I0 दूसरी की इंटेंसिटी क्या है I0 और मिल क्या रहा है 0। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि लाइट प्लस लाइट रिजल्ट्स इन डार्कनेस। Light plus light, intensity of one source is I0 and intensity of the other source is also I0, and what is the resultant intensity 0. So light plus light may result in darkness. This was the first surprising and interesting result of interference जब लोगों ने सोचना शुरू किया। ऐसे तो कॉमन सेंस कैसे पूछो कि भाई एक लाइट जल रही दूसरा लाइट ज्यादा लाइट ही करेगा कोई, लेकिन डार्कनेस भी हो सकता है देखो। सो ये सब कुछ किस टर्म के कारण हो पा रहा है cos फाई, और वो तब हो पा रहा है जब कांस्टेंट हो। मतलब प्राइमरी कंडीशन हमें समझ में आ गई कि अगर हमें इंटरफेरेंस चाहिए तो प्राइमरी कंडीशन क्या है कि दोनों सोर्स से लाइट जो आ रही है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। और ऐसे एंड द सोर्सेस which produce this kind of light are called as coherent sources and the light is called as coherent light, है ना। तो ये देख लो प्राइमरी कंडीशन इंटरफेरेंस।